आज का विषय थोड़ा कड़वा है, लेकिन बहुत ज़रूरी है। इसीलिए आज हम बात करेंगे नशे, घरेलू हिंसा, पति-पत्नी के रिश्तों, आर्थिक संकट और हमारे समाज की उस सोच की, जिसमें आज भी महिला को कहा जाता है कि पति शराब पीता है तो क्या हुआ, शादी तो निभानी ही पड़ेगी। जहां आज भी कई बार लड़की को नशा छुड़ाने की मशीन की तरह इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन दूसरी तरफ आज हम ऐसे भी मामले देख रहे हैं, जहां रिश्तों में तनाव, अफेयर और विवाद के चलते महिलाओं पर भी पति की हत्या जैसे गंभीर आरोप लगते हैं। तो क्या समस्या केवल पुरुषों और महिलाओं में है, जो अक्सर इस तरह की खबरों के सहारे समाज के सामने आती हैं? यह समस्या कहीं हमारे रिश्तों, हमारी सोच और नशे से निपटने के तरीके में है? आज इन सवालों पर खुलकर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं समाज सेविका अंशु गुप्ता जी। अंशु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद समर जी। चलिए शुरू करते हैं द एडिक्शन टॉक शो बाय सामर्थ। तो अंशु जी, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आप एक समाज सेविका के तौर पे ज़मीनी स्तर पर जुड़ के काम करते हैं, तो आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलते होंगे, ऐसे घर परिवार मिलते होंगे जहाँ पर नशा एक बड़ी समस्या बन चुका है। तो आप नशे को किस तरह के चैलेंज के रूप में देखते हैं? देखिए, आज नशा मुझे ऐसा लगता है कि हर घर में पहुंच चुका है और ये बहुत गंभीर समस्या है। चैलेंज नहीं, मैं तो इसको एक बहुत बड़ी महामारी के तौर पे देख रही हूँ कि अगर इसको समग्रता के साथ, मतलब समाज को, घर परिवार को, हमारे प्रशासन को, शासन को, गवर्नमेंट को बहुत सीरियस नोट पे लेना चाहिए। एक नशे में डूबा व्यक्ति अपनी सुध-बुध खो बैठता है। ना वो हमारे नेशन के लिए, हमारे देश के लिए अच्छा होता है, ना वो घर परिवार के लिए होता है, ना ही उसके रिश्तों में वो अपना संपूर्ण उत्तरदायित्व निभा पाता है। तो ये बहुत ही गंभीर समस्या है और ये बहुत बहुत ही शोध का विषय भी है। मैं हमेशा कहती हूँ कि इस पर एक बहुत बड़ा शोध होना चाहिए कि हमारे देश में आज नशा हर घर में, मतलब हर वर्ग में पहुँच चुका है। आप बच्चों को ले लीजिए, यंगस्टर्स को ले लीजिए, टीनेजर्स को ले लीजिए, हमारे जो बड़े युवा हैं उनको ले लीजिए, मिडिल एज को ले लीजिए, इवन हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, उसमें स्त्री पुरुष दोनों शामिल हैं। तो दोनों ये से। नशा बहुत ही गंभीर समस्या बनने के साथ ही एक महामारी के तौर पे हो गया और इस महामारी के लिए, जैसे कि बड़ी-बड़ी महामारी के लिए वैक्सीन्स तैयार होती हैं, इसके लिए भी हमारी सरकार को बहुत ही शोध के साथ एक बड़ा अभियान चलाना चाहिए, क्योंकि अगर देश में हर घर में नशा है तो उस देश का भविष्य क्या होगा, उस देश का डेवलपमेंट क्या होगा, उस देश का बौद्धिक स्तर क्या होगा, उस देश की मानसिकता और कार्यशैली क्या होगी। सही। तो ये बहुत सारे गंभीर ऐसे प्रश्न हैं जिसके तहत ये सारी चीज़ों को हमको समाहित करते हुए बड़ा अभियान चलाना चाहिए और गंभीरता से चलाना चाहिए। सही है। अच्छा दीदी, एक चीज़ और है, जैसे नशा इतना बढ़ रहा है अपने इंडिया में, और अगर देखा जाए तो सर्वे के अकॉर्डिंग साल दर साल जो नशा करने का पैटर्न है वो भी चेंज हो रहा है। लेकिन मैं जिस तरह से पिछले कुछ सालों से नशा मुक्ति के क्षेत्र में काम कर रहा हूँ, तो मेरे अंदर तो ये समझ डेवलप हो गई है कि नशा करना, जो भी हम अनकंट्रोल्ड तरीके से नशा करते हैं, वो एक बीमारी है। लेकिन हमारे इंडियन कल्चर में, हमारे समाज में अभी तक नशा करने को बीमारी के तौर पर देखा जाना शुरू नहीं हुआ है। लोगों की सोच इतनी डेवलप नहीं है, या फिर वो मानना नहीं चाहते कि ये एक बीमारी है। इसे एक सामाजिक पतन या नैतिक बुराई के तौर पे देखा जाता है। जबकि अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन जो है, उसने 1956 में नशे को बीमारी माना। उसके बाद डब्ल्यूएचओ ने भी 1964 में नशा करने को बीमारी घोषित कर दिया। लेकिन हमारे समाज में अभी तक ये चीज़ें इस स्तर पर नहीं हो पाई हैं। इसका क्या कारण है? देखिए, एक बहुत ही कड़वी बात बोलूँगी और शासन प्रशासन के लिए डायरेक्ट एक बहुत बड़ी चोट है कि जब हर गली की नुक्कड़ पर सरेआम नशा बिक रहा है, तो क्या शासन प्रशासन को पता नहीं है? हर जगह इनके वेंडर्स पहुंच रहे हैं, हर जगह, मतलब कि प्रशासन को पता होने के बावजूद थाना क्षेत्र, जिस थाना क्षेत्र में इस तरह के काम हो रहे हैं, वहाँ लोकल पुलिस को पता है, बहुत सारी जगह पता होता है, पर इतनी गंभीरता के साथ नहीं होता है, क्योंकि एक बहुत बड़ा, मैं बोल रही हूँ ना, एक शोध का विषय कि ये स्मगलिंग, अभी थोड़े दिन पहले ही एमपी को सबसे बड़ा ड्रग पैडलर के रूप में बहुत सारे लोग और बड़ी तस्करी का एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा पकड़ा गया था हमारे भोपाल में। तो ये कितनी बड़ी बात है कि हमारी
प्रशासन जो नागरिकों की सुरक्षा के लिए, उनके हितों के लिए काम कर रहा है, वहाँ पे इतने बड़े-बड़े ड्रग पैडलर्स हैं, इतने बड़े-बड़े ज़ख़ीरे पकड़े जा रहे हैं, तो कहीं न कहीं चूक हमारे शासन प्रशासन की है। भई इनका उत्तरदायित्व और इनका धर्म है कि इन गतिविधियों पर लगाम लगाना, आपराधिक गतिविधियों पर लगाम लगाना, और ऐसी कहीं पे भी कोई भी ऐसी क्रिया देखते हैं तो उसको तुरंत वहाँ से पूरी तरह जड़ से ख़त्म करना। अगर जड़ से नहीं ख़त्म करते हैं तो वो रक्त बीज की तरह आज हटाएंगे, कल वो फिर उग जाएंगे। तो ये गंभीरता शासन प्रशासन की ओर से ही होनी चाहिए, तभी ये, जैसे आपने कहा ना कि इसको बीमारी के तौर पे, मैं महामारी के तौर पे बोलती हूँ, इसको जब तक इस तरह से नहीं समझा जाएगा कि इसकी वैक्सीन ऐसी होनी चाहिए कि उस जगह से जड़ से हट जाए, तब जाके तो कहीं इस समस्या से हम निजात पा पाएंगे। नहीं तो अगर प्रशासन नहीं अलर्ट हुआ तो ये तो बहुत बड़ी समस्या। और आप कितना भी कह लें मेरा भारत महान, मेरे देश के हर नौजवान के अंदर एक जज्बा है, वो काम करेगा, नहीं, जब देश का युवा नशे में डूबा होगा तो वो अपराध की ही दुनिया में कदम रखेगा। आज अपने लोकल स्तर पे करेगा, फिर प्रदेश स्तर पर करेगा, देश, और फिर इंटरनेशनल कुख्यात अपराधी बनेगा। तो इन चीज़ों के लिए तो बहुत गंभीरता से शासन प्रशासन को ही अलर्ट होना होगा। सही है। अच्छा, जैसा दीदी आपने बताया, मेरे को एक ये किस्सा याद आता है, जो भोपाल में बहुत बड़ा जो नेक्सस पकड़ा था ड्रग्स को लेके, और उनमें एक पैटर्न जो है ना, वो उस तरह के यंगस्टर्स को या लड़कियों को टारगेट करते हैं और इस तरह के प्रलोभन दिए जाते हैं कि वेट लॉस के लिए ये बहुत अच्छा है, एंटी डिप्रेसेंट है, या फिर एक कूल फैक्टर बन जाता है, आप पार्टीज़ में बहुत अच्छे से एंजॉय कर पाते हैं। इस तरीके से उनको इस नशे के जाल में फंसाया जाता है, जिम ट्रेनर्स के थ्रू, और अलग अलग पार्टियों में इसको इंट्रोड्यूस कराया जाता है। और ज़्यादातर जो ट्रैप में फंसते हैं वो बहुत यंग लड़के होते हैं या लड़कियां होती हैं। तो आपका इस बारे में क्या विचार है? नहीं, ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि नशा मिडिल एज में आके तो वो ज़रूरत बन जाता है, और जहाँ से शुरुआती चीज़ कहते हैं ना कि एक बीज हम डालते हैं, तो वो यंगस्टर ही सबसे सॉफ्ट होते हैं, वो अबोध होते हैं, उनको अपना अच्छा बुरा कुछ समझ नहीं आता है। पेरेंट्स वो नए-नए यंग होते हैं तो उनको लगता है कि मैं बड़ा हो गया, मैं एडल्ट हो गया, मेरी सोच बहुत परिपक्व हो गई, मैं अब मम्मी-पापा से थोड़ा-सा अलग हट के, थोड़ा टशन भी रहता है, कोई जैसे कूल फैक्टर का कि बॉडी नई-नई उनकी सारी चीज़ें, बायोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, मेंटल चेंजेस आते हैं, बच्चों के बीच में जाते हैं तो उनको अपना परिवार थोड़ा-सा अलग दिखता है और वो कूल फैक्टर उनके अंदर आ जाता है। तो बहुत से जिम जाना शुरू कर देते हैं कि मैं अच्छा दिखूँ, तो वहाँ पे उनको ये चीज़ सप्लाई हो रही है, कॉलेज के प्रोमाइसेस में हो रही है। कभी-कभी जब कॉलेज के बच्चे बाहर पार्टीज़ में जाते हैं तो वहाँ एक कोई है तो वो कहता है कि तुम भी ले लो, बहुत अच्छा लगता है, दिमाग को सुकून देता है, देखना आज रात को बहुत अच्छे से आप सोओगे। तो ये सारी चीज़ें यहीं से शुरू होती हैं। जब वो युवा होता, मतलब जैसे ही वो धीरे-धीरे बड़ा हो जाता है, तो ये तो सॉफ्ट टारगेटेड बच्चे होते हैं, यहीं से ये कुछ तो पक्के वाले ड्रग एडिक्ट बन जाते हैं, इसी में से थोड़े से एजेंट बन जाते हैं, माफिया बन जाते हैं, और ये बड़ा-सा नेक्सस जो है वो यथावत चलता रहता है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है कि मैं पेरेंट्स को भी कहूँगी कि जैसे आप अपने बच्चे में कुछ बदलाव देख रहे हैं, वो अपने आप को ज़्यादा दोस्तों के बीच में रख रहा है, वो अपने आप को अकेला रख रहा है, आपसे बात नहीं कर रहा है, थोड़ी नज़र झुका रहा है, वो चेंजेस माँ तो बेहतर तरीके से समझ ही लेती है। तो सबसे बड़ा रोल यहाँ पर माँ का होता है, क्योंकि उसने जन्म दिया होता है, वो अपने बच्चे को पहचानती है, उसकी एक्टिविटीज़ जानती है, उसके बोलने का तौर तरीका समझती है, चलने का, खाने का, खाना कम हो जाता है बच्चों का, क्योंकि वो एक जुनून, एक नशे में रहते हैं, उन्माद में रहते हैं। तो ये सारी चीज़ों को माँ को भी देखना चाहिए, और इन चीज़ों को बच्चे के साथ, मतलब पूरे समाज को भी समझना चाहिए। अगर हमारे पड़ोस का भी बच्चा कहीं, क्योंकि अब तो वो संयुक्त परिवार, वो एक टच जो फैमिली वाला होता था वो अब नहीं रहा, पर पूरे समाज को भी समझना चाहिए कि अगर कोई बच्चा इस तरह की कहीं ना कहीं एक्टिविटी में लिप्त है, तुरंत पूरे सामाजिक स्तर पे उसको बचाने का प्रयास करना चाहिए। अगर एक बच्चा भी बचता है तो बहुत बड़ी चेन हम तोड़ देते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं कि वो सॉफ्ट टारगेटेड लोग रहते हैं, वहीं से शुरुआत होती है और फिर बड़ी एक चेन बन जाती है। अच्छा दीदी, मेरा एक सवाल और था, हमारे समाज को लेके जो एक धारणा बनी रहती है हमारे पूरे समाज में, पेरेंट्स में, कि अगर बच्चा घर में कोई नशा करता है तो उसकी शादी करा दो, उसका मन लड़की में लग जाएगा और नशा छूट जाएगा। मतलब अगर देखा जाए तो लड़कियों को एक टूल की तरह इस्तेमाल किया जाता है।
तो ये सोच कहाँ तक सही है कि महज आप अपने लड़के के नशे को छुड़ाने के लिए किसी दूसरे की लड़की की ज़िंदगी का जुआ खेल जाओ? ये बात ऐसे होता है ना कि हम तो डूबेंगे सनम तुमको भी ले डूबेंगे, मतलब यही बात है कि पेरेंट्स क्यों नहीं उस चीज़ को गंभीरता से, अपना बच्चा तो एक तरह से उन्होंने अपनी अनदेखी, अपनी लापरवाही और कहीं न कहीं स्वाभाविक एक उनको जो उसके साथ अपना एक समय बिताना था, उसको समझना था, वो तो आपने वो पीरियड ख़त्म कर दिया, अब वो नशे में आ गया। अब आप ये सोच रहे हो कि सामने वाली जो बच्ची है, जो इनोसेंट है, उसकी ज़िंदगी भी बर्बाद कर दे, क्योंकि नशे के बाद की जो लाइफ़ है, द फैमिली लाइफ है, अगर भाई वो कोई जादू तो कर नहीं देगी कि एक दिन में नशा छोड़ देगा, क्योंकि वो तो बहुत दिनों से नशा ले रहा है। तो अगर वो लड़की भी आती है तो उसकी पूरी ज़िंदगी, उसके आने वाले परिवार, जो जो बढ़ेगा परिवार, उन बच्चों की ज़िंदगी और पूरी फैमिली की, मतलब उसके पेरेंट्स की, उसके भाई की, माँ बाप की, लड़की के, तो मतलब दो परिवारों को आप इतने सारे लोगों को एक साथ बर्बाद एक कर। साथ बर्बाद। यहाँ ये होना चाहिए कि भाई मेरी ही जिम्मेदारी मेरा बच्चा, किसी उस लड़की की जिम्मेदारी आपका बच्चा नहीं है। सही। भाई मेरा बच्चा है तो मेरी जिम्मेदारी है, और इसमें मैं कहती हूँ ना कि माँ की भूमिका बहुत ही सॉलिड होनी चाहिए। मेरा बच्चा अगर गलत राह पे चला भी गया है तो समय लीजिए, उसके साथ बात कीजिए, उसको इमोशनली अपने से अटैच कीजिए, धीरे धीरे उसको परिवर्तित कीजिए, दूसरी किसी क्रिएटिविटी में लगाइए, टाइम उसको देना पड़ेगा। आप सोचें कि चलो अब ये नशे में है, ऐसे करता है, अब हम इसकी शादी करेंगे तो लड़का सुधर जाएगा, बिल्कुल नहीं सुधरता, और कई जिंदगी तबाह कर तबाह देता कर है। देता है। तो ये बहुत ही गलत सोच है, और उन माँ बाप को बिल्कुल ये अभिशापित माँ बाप हो जाते हैं, हाँ। क्योंकि वो लड़की भी पल पल पे उन लोगों को कहती कि तुमने कैसा लड़का मुझे दे दिया। तो इन ये ऐसी चीज़ तो बिल्कुल अब समाज में लड़की को भी थोड़ा बहुत अगर पेरेंट्स को उसकी जानकारी हो तो ऐसे परिवार में कभी अपनी बच्ची ना दें। ना देनी चाहिए। ठीक है। दीदी एक सवाल और था, जैसे हमारे समाज में ज़्यादातर ये बोला जाता है कि पति चाहे जैसा हो, शादी तो निभानी पड़ेगी, है ना? और ये सोच मुझे पर्सनली लगता है कि महिलाओं के प्रति हिंसा को बढ़ावा देती है, क्योंकि कई बार हम अगर देखें तो डोमेस्टिक वायलेंस के जो केसेस आते हैं, हिंसा होती है, इन सब के पीछे नशा एक मेजर कंट्रीब्यूशन का काम करता है। आप इस बारे पे क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा कि नशे में जो शादियाँ, नशे के जो व्यक्ति है ले रहा है और उसके साथ जिस भी लड़की की शादी होती है, और फिर सामाजिक दबाव आता है कि शादी तो निभानी पड़ेगी, इवन लड़की के मन में भी डर रहता है। डर इसलिए रहता है कि सामाजिक सुरक्षा हम महिलाओं के लिए हमारे देश में बहुत बड़ी बात है। आज भी हमारे देश में हर, मतलब औरतों का हमारे देश की जीडीपी में 4 या 5% योगदान है। महिलाएं जब खुद आर्थिक मजबूती के साथ खुद को आगे बढ़ाएंगी, अब बहुत सारी लड़कियां पढ़ लिख के आगे बढ़ रही हैं, पर जब तक इन महिलाओं के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, जब तक ये अपने आप को मुखर होके अपनी बात सामने रखेंगी नहीं, क्यों डरें हम, क्यों सहमें? अगर हमारा परिवार, देखिए, एक टूटा हुआ विकृत परिवार अच्छा है कि एक आराम से शांति से तोड़ा हुआ परिवार अच्छा है? आगे सही। की जिंदगी तो आपकी और आपके बच्चों की और आपके भविष्य, रोज रोज की मारपीट, रोज रोज की कलेश, आप कुछ कमा के ला रही है। इवन घर में ये होता है कि पुरुष अपनी मर्दांगिनी दिखाने के लिए, अपनी कमजोरी दिखाने के लिए, महिला, क्योंकि वो शराब पी के आ गए और अब वो डराएंगे कि मैं तो पी के आ गया, घर में कुछ होगा तो पहले से मैं इसको डोमिनेट कर दूं, तो ऐसे में फिर वो शुरू हो जाते हैं, उनके ऊपर अत्याचार करते हैं, बच्चों को डराते हैं कि कोई कुछ ना बोले, मैं आराम से खा पी के सो जाऊं। तो बिल्कुल नहीं, ऐसे तो मतलब बहुत औरत अपने आप को धीरे धीरे ख़त्म कर लेगी। क्यों ख़त्म होना? हमारी तो ज़िंदगी, हम अपनी नई शुरुआत करें, आगे बढ़ें, और ऐसे परिवार में तो चुपचाप शांति से आप अलग हो जाइए, वो जाने उसका भविष्य जाने। कई बार ऐसा भी होता है ना दीदी, जैसे जिस घर में डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, बच्चे देख रहे हैं, उनकी पढ़ाई, उनका बचपन, सभी चीज़ें प्रभावित हो रही हैं, और ऐसे में कई बार जो महिलाएं ये सब सह रही होती हैं, वो एक स्टेप आगे बढ़ाने से डरती हैं और रिलेशन से अलग नहीं हो पाती। कई बार उनका ये तर्क आता है कि हम बच्चों के भविष्य के लिए ये कदम नहीं उठा सकते। तो ये कहाँ तक सही है कि अगर एक औरत
घर में नशा देख रही है, बच्चे उसके अपनी माँ को पिटते हुए देख रहे हैं और फिर भी बच्चों के भविष्य के लिए ये सोचकर उस शादी को निभाते रहना, हिंसा को झेलते रहना, ये सही है? क्योंकि वो बच्चे तो देख ही रहे हैं ना लगातार कि माँ पिट रही है, हिंसा हो रही है, तो कहीं न कहीं बच्चों के दिमाग में भी वो हिंसा एक नॉर्मल चीज़ हो जाती है। वो भी जब बड़े होंगे तो उनके लिए सामान्य होगा कि हाँ ठीक है, हम मर्द होने के नाते महिलाओं पे अत्याचार कर सकते हैं। तो ऐसी शादी को बचाना सही है और बच्चों के लिए कितना ठीक है वो? देखिए, मैंने पहले ही कहा कि ऐसी शादियां शांति से अलग हो जाएं तो ही बेहतर भविष्य के साथ महिला अपने आगे के कार्य कर सकती है। क्योंकि रोज़ रोज़ पिटना, रोज़ रोज़ अत्याचार सहना, साथ ही क्या होता है कि आर्थिक रूप से भी टूटती है महिला। उसको खर्चे के लिए पैसे नहीं मिलते और हुँ, बच्चे हैं, उनके अपने खर्चे होते हैं, पढ़ाई का, खाने का, ड्रेस का, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ऐसे जुल्म क्यों सहना? यही मैं तो अपने संगठन से भी यही अपनी आवाज़ उठाती हूँ और महिलाओं को इस बात के लिए प्रेरित भी करती हूँ और अवेयर भी करती हूँ कि भई आप अपनी आर्थिक मजबूती सुनिश्चित कीजिए। देखिए, हम महिलाओं को भारत में स्पेशली ऐसे कहा गया है कि आपके कोमल स्पर्श से ही ये दुनिया गतिमान है। मतलब हम वो मूर्तियाँ कहलाती हैं, पर कब तक कोमल बनी रहेंगी? सही। मतलब कितने अत्याचार सहेंगी, हम टूट जाएँगी। तो इसलिए हमको बहुत पावरफुल बनना है, हमको स्ट्रॉन्ग बनना है। हो सकता है कभी-कभी, देखिए, स्त्री पुरुष का जब वो पति पत्नी बनते हैं तो वहाँ उनका एक आत्मीय लगाव भी होता है, फिजिकल अट्रैक्शन भी होता है, वो सारी चीज़ें होती हैं। शुरुआती दौर पे अगर महिला अपने पति को इमोशनली प्यार से समझाते हुए उसको संभाल ले तो बहुत अच्छी बात है, और वो पुरुष संभल भी जाता है तो ये बहुत अच्छी बात है कि फैमिली बचती है। सही। बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी, मतलब संकट की घड़ी भी टलती है, क्योंकि अगर फादर मदर अलग होते हैं तो सबसे बड़ा जो संकट आता है वो वो बच्चों पे बच्चों आता है। पे। तो अगर बच जाती है फैमिली, बहुत अच्छी बात है, पर हमेशा कोमल बनने से कतई, मतलब ये तो गुरेज करना चाहिए। अगर आप रोज पीड़ा सह रही हैं, रोज अत्याचार सह रही हैं, एक बार स्ट्रांग बनिए और छोड़ दीजिए ऐसे पति को, और अपने अपने भविष्य के लिए अपनी चीज़ों को खुद ही गढ़िए। नहीं, माँ बाप, बहुत से पेरेंट्स मैंने देखे हैं कि लड़की को समझाते, अरे सहले, कोई बात नहीं है, समाज क्या कहेगा, तू मायके आके बैठेगी तो हमारे रिश्तेदार क्या करेंगे, हुँ, अभी तो तेरा छोटा भाई बहन है, उसकी शादी होनी है। तो ये सारी चीज़ें जब महिला के दिमाग में चलती है तो वो बेचारी हर दिन अपने आप को एक बड़ी पीड़ा में डालती है, हर दिन पिटती है, हर दिन अत्याचार सहती है। क्यों सहना? नहीं, माँ बाप साथ दे रहे हैं, कोई बात नहीं। आज हमारे देश में बहुत से कानून हैं, सही। बहुत सारी संस्थाएं हैं जो इन महिलाओं के लिए काम कर रही हैं, और कुछ भी नहीं है तो आप अपने बच्चों को लेकर के आप ऐसी सिक्योर जगह आ जाएं। पड़ोस का मंदिर होता है, पड़ोस की बहुत सही सारी है। ऐसी चीज़ें, तो इवन बहुत से पड़ोसी भी बहुत अच्छे बहुत होते हैं। अच्छे हो। वहाँ से अपनी ज़िंदगी की शुरुआत कीजिए, पर अपने लिए आवाज़ तो उठानी पड़ेगी, खुद को कठोर बनना पड़ेगा। आप मजबूती के साथ आगे बढ़ेंगे, डेफ़िनेटली है कि पूरी कायनात आपका साथ देती है, सही। और आप ज़ुल्म सहेंगी तो फिर ज़ुल्म सहने वाला तो हमेशा बेचारा होता है और अत्याचार उसकी एक नियति बन जाती है। तो इस चीज़ को तो महिलाओं को बहुत अच्छे से समझना होगा। सही। और क्या है ना दीदी, ये चीज़ें जो जनरेशन के हिसाब से फिर वो ट्रांसफ़र होती हैं। मैंने देखा है कई बार हमारे यहाँ पे जो पेशेंट एडमिट होते हैं और जब हम केस हिस्ट्री लेते हैं या फिर फैमिली बताती है हमको कि पी के मारना बड़ा आम सी चीज़ है हमारे हस्बैंड के लिए, कि बहुत ज़्यादा टॉर्चर होना, हर बात पे गाली देना, ये सामान्य है। और जब हम उस पेशेंट से बात कर रहे होते हैं, जब डीप में हिस्ट्री ली जाती है तो पता चलता है कि बहुत सारी हैबिट्स जो हैं वो उसके फादर से उसको मिली हुई हैं। वो बताता है कि बचपन से मैंने ये सब चीज़ें देखी हैं, मेरे फादर भी ऐसा करते थे, उस समय बुरा लगता था, बट एज बढ़ने के साथ एक एडिक्शन जो फादर से मिला वो अलग, और साथ में कुछ जो गलत हैबिट्स थी, मारपीट करने की या फिर ये वॉयलेंस में खुद को मर्द समझने का जो एक एटीट्यूड इंसान के अंदर आ जाता है, वो भी ट्रांसफ़र हुआ, और ये जनरेशन बाई जनरेशन चलता है। तो शादी बचाने से अच्छा है कि हम अलग हो जाएँ, क्योंकि हम जिन बच्चों के भविष्य के लिए कर रहे हैं और जो चीज़ें वो देख रहे हैं, उससे आगे चल के वो एक सभ्य इंसान तो बनने वाले नहीं। बिल्कुल सही कहा। देखिए, एक भारत में हमेशा संस्कारों की बात होती है। हमारे जो सामाजिक संस्कार हैं, वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में बाय डिफ़ॉल्ट आते हैं। जैसे मैं बहुत अच्छा गाना गाती हूँ, तो हुँ, मेरे दोनों बच्चे बहुत ही अच्छा गाना गाते हैं, क्योंकि उनने मुझे बचपन से
अपने बचपन में देखा है, हमारी माँ गाती थी, हमारी माँ ने अच्छे काम किए, रोज़ सुबह उठ के पूजा करती है। मम्मी, मेरे पापा ऑफिस जाते, हमारे पापा जाते तो मम्मी उनके लिए सारी चीज़ें तैयार करती है। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट संस्कारों वाली बात है। और इसी तरह जैसे आपने कहा कि फादर से वो सब चीज़ बाय डिफ़ॉल्ट उन्होंने उसको एक्सेप्ट कर लिया, उनके एक तरह से हैबिट में आ गया हाँ। कि मेरी माँ भी तो इसी तरह से पिटती थी और फिर गृहस्थी तो चली, माँ फिर पापा को खाना भी देती थी, उनके कपड़े भी धोती थी, उनके सारे काम करती थी। मॉर्निंग में पापा नॉर्मल होके अपने काम को चले जाते थे, फिर आते थे, तो वो डरे सहमे मतलब बाय डिफ़ॉल्ट ये एक्टिविटी उनके दिमाग में फीड प्लेस होती कर जाती गई। है। अब उनने उस चीज़ को नॉर्मल समझ लिया कि मैं भी ऐसा करूँगा तो ये तो नॉर्मल है, ये भी ऐसे सहेगी और ये भी इन चीज़ों को अडॉप्ट कर लेगी, धीरे-धीरे ये सारी चीज़ें हमारी फैमिली में होती जाएँगी। तो ये कहीं न कहीं इन इन पुरुषों की एक कमज़ोरी को दर्शाता है। ये अपनी एक हैबिट को उसको एक्सेप्ट करवाते हैं, महिला को एक्सेप्ट करवाते हैं कि भई मैं तो पीऊँगा और तुमने आवाज़ निकाली तो मैं तुमको मारूँगा, तुम्हारे बच्चों को भी बताऊँगा। तो बच्चे भी, क्योंकि माँ से बच्चे बहुत ज़्यादा अटैच होते हैं और जब माँ पिटती है ना तो बच्चे या तो एक कोने में डरे सहमे रहते हैं या फिर वो एक उनके अंदर एक बहुत बड़ा आक्रोश आ जाता है। वो अपने पापा को विलन समझ लेने लगते हैं और कभी-कभी समझिए ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे ऐसे आपराधिक घटना हुई हैं जिसमें बच्चों ने अपने पिता को मार दिया। बहुत। क्योंकि उनको अपना पिता ऐसे लगता था कि ये राक्षस है, राक्षस। ये हमें जीने नहीं देगा, हमारी माँ को मारता है, हमको मारता है, हमसे खाना छीन लेता है, माँ के बचे हुए पैसे छीन लेता है, हमको रात को 2 बजे घर से बाहर निकाल देता है और माँ रोती हुई हमको बैठी हुई है, फिर सुबह अंदर बेचारी नॉर्मल होता है तो अंदर चली जाती। तो ये बहुत सारे कारण हैं इसके। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट, ये तो मैंने बोला ना संस्कार होते हैं, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट देखते हुए आते हैं और इन्हीं चीज़ों को हम महिलाओं को स्टॉप करना है। और कोई नहीं कर सकता। अगर किसी घर में ये समस्या है तो महिला को मुखर होना ही पड़ेगा, सही है। उसको ये चीज़ एक्सेप्ट करनी ही नहीं पड़ेगी। क्योंकि जैसे मैंने बोला ना, एक टूटा बिखरा परिवार अच्छा है कि एक शांति से आप सेपरेटेड फैमिली हैं, ठीक है, समाज बोलेगा आप पति के साथ नहीं बन रही, ठीक है नहीं बन रही, पर मैं मेरे बच्चों के लिए सुरक्षित हूँ, मेरे बच्चों की जान सुरक्षित है और मेरी जान सुरक्षित है। तो ये इस चीज़ को महिलाओं को ही मुखर होके आगे आना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं सहना है ये सब। इससे मेरे को दीदी एक किस्सा याद आता है कि हमारे यहाँ पे चाइल्ड लाइन से एक बच्चा 13-14 साल का, उसको रेस्क्यू करके लाया गया। एडिक्शन में था और बहुत ज़्यादा शरारती, मतलब बिना एक भी दिन उसका बिना ऊधम करे, इस तरह की कोई हरकत करे बिना उसका दिन नहीं जाता था कि जब उसको पनिशमेंट ना मिले या डांट ना पड़े। तो मैंने एक दिन उससे पूछा, मैंने कहा तू अपने घर जाएगा कैसे अगर तू नशा नहीं छोड़ेगा या फिर इस तरह की एक्टिविटीज़ तू बंद नहीं करेगा, तो जाएगा कैसे और समाज में किस तरीके से तू स्थापित होने वाला है। तो वो बोला मुझे जाना नहीं। मैंने पूछा, वजह पूछी उसकी, क्या कारण है? तो बोला मैं जाके करूँगा क्या, मेरे को सिखाया नशा मेरे फादर ने, और जो मेरा घर है वहाँ मैं 1 घंटे 2 घंटे से ज़्यादा रुक नहीं सकता, क्योंकि हर शाम को मैं वही सीन देखता हूँ कि मेरे फादर आते हैं, नशे में मेरी माँ को मारते हैं, हमारी थाली जो परोसा हुआ खाना होता है उसमें लात मार देते हैं हमको। मैं कई बार रात को घर से बाहर गया और उसी दौरान मेरे को ऐसे लड़के, ऐसे दोस्त मिल गए जो नशा करते थे। मैं नशा करना सीखा, उनके साथ में चोरियां करना, अपराध करना, ये सारी भी चीज़ें सीखा। और मेरे लिए ये ज़्यादा बेहतर है बजाय उस घर के अंदर, उस कमरे के अंदर रहने के जहाँ मेरी माँ रोज़ पिट रही है, मेरी आंखों के सामने उनके कपड़े उतार दिए जा रहे हैं। तो मेरे को ये ज़िंदगी ज़्यादा बेहतर लगती है, कम से कम मैं सुकून में हूँ। बिल्कुल सही बात है ना, एक अबोध बच्चा वो इतना हिंसात्मक पूरा सीन रोज़ देख रहा है, मतलब वो कभी-कभी का नहीं है, वो रोज़ देख रहा है। तो उसकी मनःस्थिति आप समझिए क्या होगी, वो उस जगह से भगेगा, मतलब वो कैद से भी बदतर ज़िंदगी है। कैद में सही। भी प्रेज़ेंट मतलब कैदी को एक स्टाइल, लाइफ़ स्टाइल सिखाई जाती है, उसको सिखाया जाता है कि आप समाज की मुख्य धारा से कैसे जुड़ें, अपने आप को सुधारें। पर कैद से भी ज़्यादा मतलब उसको वहाँ की ज़िंदगी बहुत ही कष्टकारी लग रही है, जहाँ रोज़ जिस माँ को वो इतना प्यार करता है, उस माँ को रोज़ पिटते देख रहा है, उसको खाते नहीं देख रहा, उसके साथ रोज़ ही ज़ुल्म हो रहे हैं। बहुत तरह के ज़ुल्म हैं, हाँ। एक ही तरह के नहीं है कि पिटना ही है। सही। बहुत से लोगों को तो समझिए, मैंने ऐसी शिकायतों के साथ महिलाओं को देखा है कि रात को पूरी रात पनिशमेंट दे देते हैं महिला को, सिगरेट से जला देते हैं, कुछ हाथ में होता है वो ही सिर पे मार देते हैं।
फिर बेचारी अगर महिला है तो सुबह फिर वो अपनी चीज़ों को ठीक करते हुए फिर काम में लग जाती है, क्योंकि बच्चे हैं उसके साथ। और फिर बच्चा अगर ये सब चीज़ें देखेगा तो वो उस जगह से भगना चाहेगा, भागना चाहिए। उसको फिर कुछ समझ नहीं आएगा, वो सोचेगा इस जगह से हट जाऊं मैं। तो वही उस बच्चे के साथ हुआ। सही। और ऐसे बच्चे हमारे समाज में एक दो नहीं है, बहुत बहुत हैं। समर जी, मैं आपको एक बहुत ही तथ्यों से जुड़ी बात बताऊंगी। जैसा आपने सवाल किया मुझसे, एक बार मैं एक टॉक शो में थी, महिला दिवस था। अब महिला दिवस तो वैसे ही मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि किसी वर्ग की कमज़ोरी को आप एक दिन सेलिब्रेट करके उसको बोलते हो कि आप सक्षम हैं, आपके लिए हम सब हाँ। हैं, बाकी दिन नहीं, मतलब ऐसा है। तो उस दिन मुझसे एंकर ने एक सवाल पूछा, अब तो महिलाएं पढ़ी लिखी हो गई हैं, बहुत बड़े बड़े ओहदे पे हो गई, कलेक्टर बन गई हैं, पुलिस में पहुंच गई, वकील बन रही हैं, डॉक्टर बन रही हैं, और अब तो महिलाएं जुल्म सहने से इनकार करती हैं। और जो हमारी बस्ती की औरतें हैं जो पढ़ी लिखी नहीं हैं, उन पर अभी भी अत्याचार होता है। तो मैंने बोला सर, इस बात से मैं वाकिफ़ आपकी नहीं हूँ, मैं इसका विरोध करूँगी। तो बोले बताइए कैसे। तो मैंने बोला आज भी मतलब 80% ऐसी महिलाएं हैं जो पढ़ी लिखी हैं, समर्थवान हैं, सक्षम हैं, पर वो कहीं ना कहीं डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हो रही हैं। और रात को वही है कि रात को हिंसा सहती हैं, सुबह बिल्कुल मुंह पे मुस्कान लेके अपने काम पे आ जाती हैं। उनसे बेहतर ये स्लम की महिलाएं हैं। अगर इन पे जुल्म हो रहा है, ये सहती है, एक दिन ये आवाज़ भी उठाती हैं, ये अपने पति को उसका प्रतिकार भी करती हैं। ये भी वो 2 मारता है, ये 4 आजकल मारने लगी हैं। तो ये ज़्यादा हम पढ़ी लिखी महिलाओं से स्ट्रांग हो गई हैं, क्योंकि हमारा सामाजिक ताना बाना ऐसा है। हाँ। हम जैसे पढ़ लिख के खुद ही मैं कोई पुलिस की अधिकारी बन गई, मैं वकील बन गई, मैं डॉक्टर बन गई, और मैं अपनी इज्जत के लिए इन सब चीज़ों को छुपाती हूँ। तो ऐसा नहीं है कि डोमेस्टिक वायलेंस के लिए हम अब हमारे ऊपर नहीं हो रहे हैं। हाँ। तो ये गंभीर समस्या है हमारे देश की। कानून का भय नहीं रहता, क्योंकि जिससे हमारी शादी जिसकी भी एक लेवल पे हुई है, उसको लगता है ठीक है, ये सब होके कहाँ जाएगी, चुप होके घर में ही रहेगी, क्योंकि इसको भी अपनी इज्जत प्यारी है। साथ ही इसको लगता है कि जो भी होगा मैं सब मैनेज कर लूँगा। हाँ। तो ये चीज़ें बहुत गंभीर हैं देश में हमारे यहाँ। हम कहते हैं महिला सशक्तिकरण, महिला अब अबला नहीं हुई। तो महिला सशक्तिकरण का तो एक मूल मंत्र है कि आप खुद आर्थिक मजबूती के साथ आगे बढ़िए। जहाँ अगर हिंसा हो रही है, उस घर को बिल्कुल सेपरेट हो जाइए उस जगह से। सही। जब ऐसे एग्जाम्पल सामने आएंगे तो हमारा जो सामाजिक ताना बाना है और हमारे पीछे जो बुजुर्ग हैं, हमारे सामाजिक लोग हैं, इनके अंदर भी भय होगा कि देश का स्ट्रक्चर क्या हो रहा है, महिलाएं तो सेपरेट होगी, ज़्यादा खुशी है। सही। तो अब इन लोगों की नैतिक जिम्मेदारी हो जाएगी कि हम अपने बच्चों को सिखाएं कि महिला कोई वस्तु नहीं है, वो जीव है, उसका भी सम्मान है, उसके अंदर भी जान है। तो ये सारी चीज़ों को बहुत गंभीरता से मैं कहती हूँ कि शोध का विषय है कि ये एडिक्शन, घरेलू हिंसा, परिवार का सेपरेशन, आपराधिक गतिविधियां, ये सब बहुत बड़ा शोध का विषय है। और वहाँ हम लाचार हैं क्योंकि प्रशासन इस चीज़ को गंभीरता से अभी नहीं ले रहा है। वही मैंने अब कहा ना, जैसे महिलाओं को ज़्यादातर एक ऑब्जेक्ट की तरह पेश कर दिया जाता है कि हाँ, अगर नशे में हो तो ये नशा छुड़ाएंगे, बिल्कुल। इनमें मन लगा लो। और ये बहुत गलत विकृत सोच है, और आप किसी की ज़िंदगी से खेल ही रहे हो। मैंने एक किस्सा मुझे याद है, मेरे यहाँ पे एक पेशेंट एडमिट हुआ, इंजेक्टिव्स का नशा करता था वो, और उसको HIV हो गया। HIV हुआ, उसके बाद उसकी फैमिली ने उसकी शादी तय कर दी और परिवार को नहीं पता। गया बाहर, शादी हो गई, शादी के बाद नशा नहीं छूटा, वायलेंस भी बढ़ा। कुछ समय बाद वो लड़की की तबीयत खराब होने लगी। चेकअप वगैरह हुए तो पता चला कि उसको भी HIV है। लड़के का भी तब तक ओपन नहीं हुआ था। जब उसका पता चला तब समझ में आया कि लड़के को भी HIV है, क्योंकि मोस्टली इंजेक्शंस के नशे में एक दूसरे की सिरिंज, प्रोस्टिट्यूशन में जाना, ये सारी गतिविधियां होती रहती हैं। आप सोचिए, मैं उस लड़की का ज़िंदगी कुछ है नहीं, ना वो घर की रही ना ससुराल की, फिर वो अलग सेपरेट कहीं अपनी ज़िंदगी अनजान तरीके से एक जॉब करते हुए ऐसे बिता रही। ये बहुत गंभीर बात है ना कि फैमिली को, इवन उस लड़के को ही किसी की और ज़िंदगी तबाह नहीं करनी थी।
भाई शादी एक चीज़ का सॉल्यूशन, इन चीज़ों का समस्या का समाधान नहीं है। ये तो एक बहाना आपने ढूंढ लिया कि बस मैं शादी कर लेता हूँ तो हो सकता है ये चीज़ें मेरे साथ सही हो जाएं, और दूसरे को भी आपने इस तरह की सही। मतलब पूरी ज़िंदगी उसकी तबाह कर दी, उसको भी मौत के मुंह में ढकेल दिया। तो सबसे बड़ा अपराधी तो वो व्यक्ति है, साथ ही पेरेंट्स को अगर पता था तो पेरेंट्स उससे भी बड़े अपराधी, क्योंकि आपकी वो तो नशे वाला व्यक्ति है, आधा समय तो वो नशे में ही रहता होगा, या फिर पूरे टाइम भी रहता, तो उसकी सोच तो उतनी बहुत वायबल नहीं होती होगी, वो इतना सही। क्रियाशील नहीं रहता होगा। पर आप लोग तो समझदार हैं, आपने क्यों उस लड़की की ज़िंदगी खराब की? तो ऐसे में तो मैं सोचती हूँ एक दो कानून और बनने चाहिए महिलाओं के हक में, कि अगर जानते बूझते इस तरह का उसके साथ अपराध हुआ है तो डेफिनेटली पूरा परिवार में अगर पता है तो इन सब पे भी कुछ ना कुछ ऐसे केस होने चाहिए, आरोप धारा लगने लगनी चाहिए। चाहिए। बिल्कुल। अच्छा दीदी, एक इसके उलट जो हमारे यहाँ पेशेंट आते हैं, उनमें से मैक्सिमम जो मैं बात करता हूँ पेशेंट से, उनका ये कहना रहता है कि हमारी पत्नी हमको बहुत टेंशन देती हैं, इसलिए हम शराब पीते हैं। तो ये सोच कहाँ तक सही है? क्या किसी महिला के किसी व्यवहार से व्यक्ति नशे की तरफ जा सकता है, या फिर ये उसकी खुद की चॉइस होती है? देखिए ये बहाना है, वजह नहीं है। ये बहुत मूल बात है कि ये बहाना है। आप स्ट्रांग होने चाहिए ना, अगर पत्नी को कोई समस्या है तो वो बोलेगी। आपकी कमज़ोरी है कि उससे आप वो बात डिस्कस नहीं कर रहे। बहुत सारे ऐसे साधन हैं, बहुत सारे ऐसे तरीके होते हैं जिससे आप उसकी बात सुनें, समझें। अगर जायज़ चीज़ है तो फिर उस चीज़ को आप उसका सॉल्यूशन भी निकालें, क्योंकि आप घर के अर्निंग मेंबर के साथ हेड ऑफ़ द फैमिली हैं। पत्नी आपके भरोसे पे घर पे आई है, टेंशन देती है तो उसका भी समाधान है। उनके फैमिली मेंबर से बात कीजिए। अगर भई उसके मानसिक कभी कभी होता है, महिलाएं हम्म। किसी तरह से चिड़चिड़ी होती हैं, कोई उनके अंदर मेडिकल इश्यूज होते हैं, बहुत सी मानसिक तौर पे कहीं ना कहीं डिस्टर्ब रहती हैं। हाँ। तो इन समस्याओं को समझिए कि ये किस किस लिए कर रही है, और उस समस्या के साथ आगे बढ़िए। मतलब वो शराब को उसकी वजह क्यों बनाना? मतलब बहाना आपका है कि वो टेंशन देती है, पी के आता हूँ तो और टेंशन देगी। सही। भाई ये तो बिल्कुल इस चीज़ से निकलने का कोई साधन नहीं है। हाँ। अपनी फैमिली, आप भी उत्तरदायी हैं, जिस तरह से महिला अपने घर परिवार को बचाने के लिए उत्तरदायी है, तो आपकी भी उतनी ही मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने परिवार को, अपनी फैमिली, अपने बच्चे को कैसे अच्छे से ले जाएं। महिला थोड़ी अकेली चलाएगी। तो सही। ये तो पुरुषों का बहाना है। और जब बोलते हैं ना कि इस तरह की चीज़ों को आपके खुद दिल एक्सेप्ट कर लेता है, नहीं तो जो स्ट्रांग होगा तो वो तो आज भी बढ़िया तरीके से अपनी हाँ। ज़िंदगी जी रहा है। उसको बहुत सारे घर के भी टेंशन हैं, फैमिली के भी टेंशन, मतलब ऑफिस के भी टेंशन है, सामाजिक टेंशन है, कामों के भी टेंशन है, पर वो अपना रात को सुकून से तो सारी लगभग, चीज़ों को हैंडल करते हाँ, हुए वो अपनी ज़िंदगी जी रहा है। लगभग तनाव जिंदगी का सबकी का हिस्सा ही है, सभी के ज़िंदगी और का हिस्सा है जी। घटता बढ़ता रहता है। आप अपने बिल्कुल, हिसाब से उसे किस तरीके से मैनेज कर पा रहे हैं, ये मैटर करता है। बिल्कुल, शराब बिल्कुल। पी के तो समस्याएं ज़्यादातर बढ़ती ही हैं। बढ़ती ही हैं। अच्छा दीदी, एक चीज़ और है, जैसे हम जिन परिवारों में नशा होता है, हम अक्सर देखते हैं कि वहाँ फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत होते हैं, कमाई का ज़रिया ख़त्म हो जाता है। और ऐसे घरों में कई बार देखा गया है कि महिलाएं अक्सर, जैसे माँ या पत्नी, वो कमा रही हैं, और ये भी होता है कि जो कमाने वाली माँ हैं या पत्नी हैं, वो अपने बेटे को या पति को पैसे देने के लिए मना करती हैं, और फिर उनके साथ हिंसा होती है। शुरुआत में तो उन्होंने दिए पैसे, 1-2 बार दिए, और ये जो पैटर्न है पैसे देने का, जब आपने शुरुआत में दिया कि ठीक है समस्या अवॉइड हो जाए, उसके बाद आप खुद सॉफ्ट टारगेट बन गए। अब उस बंदे की तो हैबिट बन गई कि ठीक है, मैं नशा करूँगा, पैसे माँगूँगा, मिलेंगे नहीं तो मैं मारूँगा। और ये सारी चीज़ें बहुत कॉमन नज़र आती हैं मेरे को बहुत सारी फैमिलियों में। मैंने जैसे कहा ना कि अगर इस तरह की समस्या किसी घर में, तो शुरुआती तौर पे तो हम महिलाएं मतलब इस चीज़ को आगे बढ़ाती हैं कि डर के मारे, सहम के कि ये मारेगा, बच्चों पे क्या असर पड़ेगा, चुपचाप दे दो, पी के सो जाएगा। पर वहीं हमको शुरुआत, मतलब इनिशियली हम उस बीमारी को ख़त्म कर दें हुँ। जड़ से। क्योंकि महिलाएं, देखो मैंने वैसे ही कहा ना कि थोड़ा सा कहीं ना कहीं नारी तत्वों के साथ रहती है, कहीं न कहीं सॉफ्ट होती है, कभी-कभी इमोशनली कि अरे मेरा सिर बहुत दुख रहा है, देख मेरे को मैं पी लूँगा थोड़ा-सा तो मैं सुकून में सो जाऊँगा, तू भी आराम से सोना। तो यहीं पे स्टॉप करना है कि नहीं भई, सुकून है तो मैं आपके सिर दबाऊँगी, मैं आपको कोई मेडिसिन दे दूँगी, मैं आपकी समस्या को सुनूँगी, वहाँ प्यार से ये बातें होनी चाहिए। आप ही ट्रिगरिंग पॉइंट हैं,
तो जब वो बढ़ जाती है तो आप ही के ऊपर वो सारी चीज़ें आती है। सही। यहाँ से ही अपराध भी शुरू होता है कि पी के आ गया, फिर वो मारता पीटता है, कभी ना कभी बीवी का गला भी, वो तो गुस्सा उसको तो फिर उस टाइम ऐसा लगता है कि मैं नशा करूं और मुझे पैसे चाहिए, और उसको पता है इन लोगों के पास पैसे हैं, तो उसको ये भी पता है कि यही लोग देंगे, बाहर नहीं कम, क्योंकि वो इतना नशे में होता है वो काम करने लायक तो रहता ही नहीं है। इवन आपराधिक गतिविधियां भी करता है तब भी वो इतना होश में नहीं रहता कि उन चीज़ों को भी सही से कर पाए। तो उनको पता है कि मेरी माँ या मेरी वाइफ देगी मुझे पैसे, तो वहीं इनिशियली इसको स्टॉप करना चाहिए। और अगर ज़्यादा उग्र हो, पुलिस स्टेशन जाइए, कानून का सहारा लीजिए। हमारे यहाँ बहुत सारे, जैसे आप ही बहुत पवित्र काम कर रहे हैं, ऐसे कितने सारे सेंटर्स हैं, वहाँ ले जाइए और स्ट्रांग बनिए। उसको बिल्कुल इस चीज़ के लिए आप फिर दे देंगे, वो फिर आगे बढ़ेगा, फिर दे देंगे तो उसको पता है कि ये कमज़ोर कड़ी है, इसको ही दबाना है। हाँ। तो वहाँ पे ये औरतों को स्ट्रांग होना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसे लोगों को बिल्कुल भी किसी तरह से सहायक नहीं बनना है। हाँ, अनेबलिंग का काम ना करके हम बिल्कुल उसके सॉल्यूशन पे जाएँ तो सॉल्यूशन पे ज़्यादा काम बेटर है। करें। अच्छा दीदी, पिछले 2-3 महीने पहले की कुछ किस्से हैं, बड़े हाइलाइट हुए। एक तो आगरा की रूबी शर्मा, जो सालों तक पति की मार खाती रहीं, नशे के दौरान डोमेस्टिक वायलेंस, पिटना, रोज़-रोज़ का अत्याचार, गाली-गलौच ये सहती रहीं, और एक दिन जब सब्र का बाँध टूटा, तो उनने क्या किया कि उसे अपने हस्बैंड को मार के और बाथरूम में दफ़ना दिया। और ऐसा ही एक किस्सा फ़िरोज़ाबाद का देखने को आया, जहाँ पे महिला पैसे देती थी तब तक ठीक था पीने के लिए, और एक दिन जब बने किया, लड़ाई ज़्यादा बढ़ गई और सोते समय हस्बैंड ने अपनी पत्नी को मार दिया। सबल मारा और वो ख़त्म हो गई। एक घटना ऐसी और हुई जहाँ पे महिला की किसी सहेली ने उसको सलाह दे दी कि बहुत सारे ऐसे किस्से हुए हैं, तू तो जला दे और भग जा। तो रोज़ वो पिटती थी। नशे में गंदी-गंदी बातें करना, मारना, हस्बैंड का उसका रोज़ का काम था। तो उसने एक दिन अपनी सहेली की उस सलाह को माना और जला के ज़िंदा अपने हस्बैंड को जला दिया। इस तरह के केसेस भी होते हैं। लेकिन हमारा समाज नशे को इतनी गंभीरता से नहीं लेता कि नशे की वजह से केवल स्वास्थ्य की समस्या नहीं होती है, ये एक व्यक्ति की समस्या नहीं है, बल्कि इसकी वजह से अपराध, हिंसा, आर्थिक तंगी, बहुत सारी चीज़ें जन्म लेती हैं। तो इसको आप किस तरीके से देखिए, प्लेट करेंगे? मैं हमेशा बोलती हूँ कि शासन प्रशासन को बहुत ही गंभीरता से इस विषय को लेना चाहिए। अब देखिए, औरतें क्या करें खुद की जान बचाने के लिए, मतलब इतने हिंसा में आ जाता है, जब वो तो जानवर हो जाता है, उसको अपनी सोच नहीं रहती, और उसको उस टाइम ऐसा, सामने वाला जो भी है जो सॉफ्ट है, उसको चाहे वो खाने के लिए डिमांड कर रहा हो, चाहे अपनी ज़िद के लिए कोई डिमांड कर रहा हो, चाहे पैसों के लिए डिमांड कर रहा हो, और सामने वाले ने अगर मना किया तो वो सबसे बुरा होता है और उस पर अटैक करता है। जानवर में बुद्धि नहीं होती है। तो रोज़ रोज़ अगर महिला इस तरह का अपराध अपने ऊपर, मतलब ये तो पूर्णतः ही अपराध है कि किसी को बिना वजह आप रोज़ टॉर्चर कर रहे हो। तो एक दिन तो वो अपनी जान बचाने के लिए इस तरह के कृत्य में आएगी, उसकी मानसिकता ही हो सही। जाएगी। वो क्या करेगी भई, उस टाइम तो खुद को बचाने के लिए सोचेगी, भगवान ये इंसान को कैसे मैं इसको समाप्त कर दूँ। एक ये मानसिकता है, इसलिए मैं बोलती हूँ कि ये शोध का मतलब ये विषय ही बहुत बड़ा शोध का है, और इन चीज़ों को समझना चाहिए। और हमको तो औरतों के, अगर इस तरह का अपराध कर दिया है, डेफिनेटली वो तो अपराध ही है। उसमें आप ये नहीं कह सकते, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं है। अगर किसी महिला ने मारा है पुरुष को, चाहे किसी भी परिस्थिति में मारा, अपराध किया है उसने, पर उसके रिहैबिलिटेशन के लिए ही सरकार को उस टाइम से तत्पर हो जाना चाहिए। अगर उसको सज़ा भी हुई है, साथ में उसको कोई अच्छी, उसकी मानसिकता को समझते हुए उसकी स्किल डेवलपमेंट पे काम करना चाहिए, उसके बच्चों के लिए एक अच्छा वातावरण देना चाहिए, और जेल में ना रखते हुए, मेरा हमेशा ये शासन से एक बहुत बड़ा कि अपराध के अकॉर्डिंग, अगर इस तरह का अपराध महिला ने किया है कि वो पुरुष रोज़ उसको मारता था, तो अपराध के अकॉर्डिंग एक अलग तरह के एक क्रिएटिव सेंटर होना चाहिए, वो हो कैद की तरह, पर वहाँ पे इनको एक बहुत, इनकी क्या मानसिकता सालों से बिगड़ी रहती है इन महिलाओं की, तो वहाँ पे इनकी साइकोलॉजी पर भी काम होना चाहिए, इनको स्किल सिखानी चाहिए। जब ये जेल से निकलेंगी ना, तब ये और बड़ी अपराधी बन जाती है, क्योंकि जेल में सही। क्या होता है, इनकी दोस्ती बहुत तरह-तरह के लोगों से हो जाती है, और जेल के अंदर जो कुख्यात अपराधी प्रवृत्ति के जो महिला या जो भी गैंग वाले लोग हैं, वो ऐसे लोगों को टारगेट करते हैं, क्योंकि इस महिला के पास अब कुछ नहीं है। सही। हम अपने जो भारतीय सभ्यता में पति को परमेश्वर के रूप में देखते हैं, वही हमारा कर्णधार है।
एक नॉर्मल मानसिकता है कि पत्नी अपने पति के साय में सुरक्षित है, सामाजिक तौर पे, आर्थिक तौर पे और शारीरिक तौर पे भी। पर अब इसके पास तो कुछ नहीं है, बच्चे भी हैं साथ में। अब ये जो बाहर जाएगी तो इसको तो मतलब वही है कि इसको तो गिद्ध नोचने को बैठे हैं। जैसे ही ये बाहर कदम रखती है, इसको लेने के लिए बहुत बड़े बड़े ऐसे लोग आ जाएंगे कि इसने तो जब मर्डर कर दिया है तो ये महिला हमारे काम की है। सही। तो वहाँ ही इनको चीज़ों को रोकना चाहिए, इनके अंदर कॉन्फिडेंस बनना चाहिए और इनके स्किल के साथ इनको इस्टेब्लिशमेंट का भी एक काम करना चाहिए। ये हमारे शासन की जिम्मेदारी है महिलाओं के प्रति। हम देश की आधी आबादी हैं, अगर हम बाहर जा रहे हैं तो हम फिर से उस दुनिया में कदम ना रखें। अगर फिर से रख देते हैं तो फिर आपका प्रिजन मतलब जेल में रखने का कोई सार्थक मतलब उपाय हुआ ही नहीं, वो फिर अपराधी बनेगी। तो मैं हमेशा शासन प्रशासन के सामने ये डिमांड रखती हूँ कि ऐसी महिलाओं की मानसिकता पर शोध हो, इनके रिहैबिलिटेशन पे काम हो, इनका स्किल डेवलपमेंट हो और इनका इस्टेब्लिशमेंट भी हो। तब तो ये महिलाएं हमारे समाज की मुख्य धारा से जुड़ेंगी, क्योंकि सामाजिक ताना जो होता है ना, जैसे ये बाहर की दुनिया में कदम रखती है तो इसके ऊपर इतने आक्षेप, मतलब बहुत सारे लोग हैं जो समझते नहीं हैं और इसने अपने पति को मार दिया। और जो बच्चा जो कोमल हृदय होता है, जिसका दिमाग परिपक्व हुआ ही नहीं है, वो ये ताने सुनता है तो उसकी मानसिक स्थिति क्या होती है। तो वो फिर कहीं ना कहीं रिवेंजिंग उसमें आता है कि उनने रिश्तेदार ने मेरी माँ को ऐसा बोला था, बड़ा होके मैं बताऊंगा इनको। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही, और इस पे काम हो नहीं रहा है। ये दुख का विषय है हमारे लिए कि इन चीज़ों पे काम इतनी गंभीरता से हो नहीं रहा है। भाई अपराधी हो गया, उसको सजा मिल गई, पर अब उसको मुख्य धारा से जोड़ो कि कभी जीवन में ऐसे अपराधी बने ही नहीं, वो एक आइडियल बने। तो ये सारी चीज़ें बहुत गंभीर हैं। अच्छा, एक बड़ी समस्या दीदी और आती है, क्या होता है ना कि घर में वो एक पर्सन जो नशे में पड़ा है, अर्निंग सोर्स वही है, कमाने वाला वही है। बहुत सारी इंक्वायरीज़ के हमारे पास कॉल आते हैं, महिलाएं परेशान रहती हैं कि भाई इलाज कराना चाहते हैं बट पैसे नहीं है, बच्चों की पढ़ाई है, घर की अदर जिम्मेदारियां हैं, ट्रीटमेंट का अपना खर्चा होता है, तो हम क्या करें, और वो फंस के रह जाते हैं। ऐसे में कई बार स्थिति बहुत ज़्यादा हाथ से बाहर निकल जाती है, या मैंने कई बार देखा है कि हाँ महीनों तक किसी ने बात की हमसे कि भाई एडमिट करवाना है या ट्रीटमेंट कराना है, परेशानी बढ़ रही है, फाइनेंशियल क्राइसिस आ रहा है, और एट लास्ट वो सिचुएशन आती है कि हेल्थ इश्यूज़ इतने ज़्यादा हो जाते हैं या फिर घर बिक जाता है कई बार, या वो इंसान नहीं रहता। तो उस स्थिति में क्या करना चाहिए? देखिए ये अगर महिला परिवार की धुरी होती है, इन केस इनका पति अगर इस तरह की एक्टिविटी में आ गया है, मतलब शिकार हो गया नशे का, और अब वो जो आय का स्रोत था वो भी ख़त्म सा होता जा रहा है, क्योंकि वो अब अपने होश में नहीं है। देखो एक वो बेचारा पर्सन भी हो गया, उस पर वो एक दया का पात्र भी होता है, क्योंकि जिसको अपनी सुध बुध नहीं है तो उसको क्या कहे। तो इसमें तो औरत की ही पूरी जिम्मेदारी ना। भाई आप सक्षम है, आपके हाथ पैर हैं, आप स्वाभिमान के साथ, पढ़ी लिखी नहीं भी हैं तो आप स्वाभिमान के साथ कोई ना कोई काम या रोजगार तो करना ही पड़ेगा। आप इस चीज़ को बिल्कुल भी ऐसे रोने वाली, किसी सामने गिड़गिड़ाने वाली ये स्थिति में तो बिल्कुल ना आए। आप तो सक्षम हैं, आप अगर आप थोड़ी भी पढ़ी लिखी हैं तो आजू बाजू के 4 बच्चों के ट्यूशन्स ले सकती हैं, आपको सिलाई कढ़ाई बुनाई आती है तो आजू बाजू बहुत हमारे समाज में काम है, बहुत सारी चीज़ें हैं। आप अचार बड़ी पापड़ भी कर सकती हैं, किसी फैक्ट्री में काम कर सकती हैं, किसी मॉल में काम कर सकती हैं। कुछ भी नहीं है, आप बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं हैं तो आप बिल्कुल शर्म त्याग दें, क्योंकि यहाँ आपके ऊपर अब जिम्मेदारी और पूरी तरह से आर्थिक बोझ भी आया है फैमिली को चलाने के लिए। तो आप स्वाभिमान के साथ, इज्जत सम्मान के साथ घरों के काम भी, आजकल तो हाउस हेल्प का इतना सम्मानजनक काम है कि हम परिवारों में उनको बहुत, एक तरह से जब वो आते हैं तो हम सोचते हैं आज भगवान आ गए। तो उनसे कोई बिल्कुल भी किसी तरह का कोई पहले होता था, पर अब तो ऐसे उनके साथ कोई बैड वर्ड्स नहीं बोलते, उनको किसी तरह अपमानित नहीं करते, और अब सब सिस्टमैटिक है, हाईटेक काम है। तो आप 2-4 घर पकड़ लीजिए, आपके बच्चे भी पल जाएंगे, आर्थिक बोझ भी कम, मतलब आर्थिक जो आपकी समस्या आई है वो भी कम होगी, और आप अपने पति का अगर सीरियसली इलाज कराना चाहती हैं तो वो भी होगा, वो भी हो जाएगा। मेहनत तो करनी पड़ेगी, रोना भी किसी समस्या का समाधान नहीं है। उठो, बढ़ो आगे और अपना काम करो। हाँ, बैठे रहकर समस्या को देखते रहने से वो और ज़्यादा विकराल हो जाती है। दीदी एक चीज़ और थी, मैं जो
लेटेस्ट सर्वे हुए हैं उसके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो महिलाओं में पिछले 1 दशक में नशा करने की प्रवृत्ति बढ़ी है। कई बार इस तरह की रील्स वायरल होती हैं, इस तरह की वीडियोस वायरल होती हैं जहां पर महिलाएं नशे में उपद्रव करती हुई नजर आती हैं। तो इसके पीछे का क्या कारण है कि इतनी तेजी से नशा महिलाओं में भी बढ़ रहा है? देखिए, आजकल क्या हो गया ना, न्यूक्लियर फैमिली है ना, संयुक्त परिवार तो रहे नहीं, और एक एक दो दो बच्चे हैं। बच्चे भी बहुत से कपल्स तो आजकल तो वैसे ही है कि कपल्स बहुत दिनों बाद प्लान करते हैं और या नहीं भी हैं, और उसमें भी जो हमारे घर के पुरुष हैं वो काम की वजह से बाहर जाते हैं। तो एक 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 जो बेसिक कारण है वो अकेलापन। दूसरा, अब मॉडर्निज्म, क्योंकि आप संसार भर को देख रहे हो, है ना, तो अपने आप को बहुत सोसाइटी में कूल दिखाना, मैं कितनी ज़्यादा सक्षम हूँ, मेरे एसेसरीज मेरे पास कितनी सारी हैं, ये रील्स बनाने का बहुत ज़्यादा जो प्रचलन हो गया है, पार्टियों का प्रचलन हो गया है, क्योंकि घर की जिम्मेदारी तो इनके ऊपर रही नहीं है। सही। तो ये सारी चीज़, और कहीं ना कहीं एक मानसिक तनाव भी बहुत सी महिलाओं में होता है। तो एक दूसरे को बोलती थोड़ा सा तू ये वाला चीज़ ले ले तो ठीक हो जाएगा। तो वो फैक्टर बहुत, मतलब आजकल ये बहुत बहुत जनरलाइज हो रहा है। पढ़ाई का दबाव, जैसे कि बहुत सी लड़कियां जो यंगस्टर्स हैं, पढ़ रही हैं ऑफिस जा रही हैं, थोड़ा टेंशन आया तो मतलब आजकल छोड़ देना, समस्या को बिल्कुल समझते हुए आगे उसका पेन नहीं उठाना है। हाँ। आप तो थोड़ा सा ये कुछ ले लीजिए, उसके साथ आप शांत होकर सो जाओगे, अगले दिन फिर आप ले लीजिए, आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी चलेगी। और यहीं से बहुत बड़े जो ट्रैप होते हैं, क्योंकि इन औरतों को ट्रैपिंग में भी बहुत से गैंग फंसाते हैं। इन लड़कियों में, इन औरतों में ही कहीं ना कहीं उनके एजेंट छुपे रहते हैं। फिर कहीं ना कहीं इनका शारीरिक शोषण होता है। जब शारीरिक शोषण होता है महिला का ना, तो वो इतनी बुरी चीज़ हो जाती है हमारे समाज के लिए। फिर ये चिल्लाती दौड़ती हैं, फिर बाल नोचती हैं, फिर पति इनको स्वीकार नहीं करता। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन हो रही है। इन चीज़ों को भी तो हम ही सबको मिलके इसको हटाना होगा। इसमें पुरुषों को भी समझना होगा, वो देख रहे हैं, बहुत से पुरुष तो अपनी महिलाओं को साथ ले जाते हैं पार्टियों में। हाँ। तो वो सोचते हैं अरे 4 दोस्तों की वाइफ तो ले रही है नशा, मेरी वाइफ नहीं तो एक गंवार है, ये इसको समझ नहीं सोसाइटी की, तुम भी लो। तो वो मजबूरी में भी महिलाएं ले रही हैं। तो ये सोसाइटी कल्चर, वही मैं कूल दिखने का बहुत ज़्यादा आजकल जो दिमागी फितूर चढ़ा है, तो ये पुरुष भी उनको आगे धकेल रहे हैं। तो ये मतलब ये बहुत गंभीर चीज़ है। अगर महिला नशे में हो जाती है, आप बताइए, ना उसकी अस्मिता रहेगी, ना उसका सम्मान रहेगा, ना उसकी खुद की सुध-बुध रहेगी, फिर वो किस गति को प्राप्त होगी। ये महिलाओं को स्वयं सोचना होगा कि हम अपनी गलत प्रवृत्ति को या गलत गति को खुद ही सुनिश्चित कर रहे हैं। आप मना कीजिए ना अपने हस्बैंड से कि आप मुझे इस चीज़ के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं, मैं नहीं पीऊँगी, मैं जाना ही पसंद नहीं करूँगी ऐसी जगह। और जो हस्बैंड देख रहे हैं, बहुत से मेरे पास आते हैं, बहुत से पुरुष बिल्कुल परेशान होते हुए, दीदी मैं बर्बाद हो गया, वो अब मेरी सुनती नहीं है, वो पार्टियाँ जाती है, दारू पीती है, ये सब करती है। तो भाई आप फिर कैसे पुरुष हो? वाइफ को कंट्रोल करो, उसको समझाओ, उसको क्यों जाने दे रहे हो, क्यों इतना पैसा उसको दे रहे हो कि वो बिगाड़े। सही। तो कंट्रोल बुजुर्गों का पति का पत्नी पर, पत्नी का पति पर, ये तो सामंजस्य बिठाना ही होगा। नहीं तो फिर आप देखिए ना, परिवार वो नशे में आ रहा है, वो नशे में है, बच्चा बोला अच्छा दोनों नशे में है, भाई मैं क्यों बैठूं, मैं भी पापा के मुंह से थोड़ा सा। ये कितनी विकराल स्थिति बन रही। और सबसे ज़्यादा तो हर गली नुक्कड़ पे ये दुकानें जो खुल गई हैं, क्या शासन को नहीं दिख रहा कि इतनी ईजिली ये चीज़ मुहैया हो जा रही है? कोई तो एक बैरियर लगाओ, कोई तो एक कार्ड बनाओ कि बस इस लिमिट के ज़्यादा आप लोग कर ही नहीं सकते नशा। अब तो बहुत सी, मतलब ये गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए। इसी से मेरे को दीदी एक किस्सा याद आया, जैसा आपने बताया ना हमारी सोसाइटी इतनी मॉडर्न हो गई है। तो मेरे पास, जैसे मैंने यहीं से ग्रेजुएशन किया हुआ है भोपाल से, और मैं अगर 15 साल पहले का अगर भोपाल देखूं तो वहाँ पर बड़ा रेयर होता था कि आपको किसी वाइन शॉप से लड़की शराब खरीदती हुई मिल जाए, या फिर इतना खुले में स्मोकिंग करता हुआ कोई मिल जाए, जो मेट्रो सिटीज़ में बड़ा आम हो गया था। बट अभी की डेट में अगर देखा जाए तो भोपाल में भी ये बहुत कॉमन है, बहुत नॉर्मलाइज हो गया है। आप कहीं भी चाय सुट्टा बार जो खुल गए हैं वहाँ जाएँ तो आपको स्मोकिंग करते हुए ढेरों लड़कियाँ मिल जाएंगी, और वाइन शॉप से शराब खरीदती हुई भी मिल जाएंगी। और मेरे पास एक इंक्वायरी आई, दोनों हस्बैंड वाइफ आए और बड़े परेशान थे। उनने मेरे से बोला कि हम बहुत अपर क्लास
से हैं, अच्छी हमारी सोसाइटी है, रहन-सहन अच्छा है और हमारी बच्ची नशा करने लगी है हम्म, और नशा गांजे का। बोले कि हमें पीने से कोई आपत्ति नहीं है, हम लोग दोनों पीते हैं, पार्टीज़ में जाते हैं, वो हमारे साथ पिए, हमारे स्टैंडर्ड के हिसाब से रहे तो ठीक है। बट अब उसके जो दोस्त हैं, उसकी मेजॉरिटी है, वो ऐसे लड़कों की, ऐसे आवारा दोस्तों की हो गई है जो रात-रात भर घूमना, लड़ाई झगड़े करना या फिर स्टंटबाजी करना, इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व हैं। और जब हम रोकते हैं अपनी बच्ची को, तो उन्होंने मेरे को एक इंसिडेंट बताया कि लास्ट हमने 2 दिन पहले उसको रोकने की कोशिश की, तो वो इतना ज़्यादा एग्रेसिव हो गई, उसने अपना हाथ दीवार में मार-मार के तोड़ लिया और वो ज़बरदस्ती घर से निकल गई। तो ये चीज़ें हम खुद प्रमोट कर देते हैं अपने बच्चों के सामने उस तरीके से रख के कि हाँ, हमारे पेरेंट्स नशा कर रहे हैं, तो हम भी कर सकते हैं। वो एक स्टेप और ऊपर हो जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। ये मैं बोल रही हूँ ना, ये समग्रता की चीज़ है कि आप अगर बच्चा घर में देख रहा है कि मेरे पेरेंट्स भी ये काम कर रहे हैं, तो उनको ये नॉर्मल लगता है। बाय डिफ़ॉल्ट उनके दिनचर्या में ये चीज़ आ जाती है। हाँ, वो चाहे गांजे के रूप में हो, स्मैक के रूप में हो, चिप, बहुत सारे नशे चल रहे हैं आजकल। बहुत तरह मैं तो के। एक टॉक शो पे गई थी, तो एक म्याऊं म्याऊं नशा सुना मैंने। हाँ, वो हर पान की दुकान पे मिलता है। जब नॉर्मली हर नागरिक को पता है कि ये म्याऊं म्याऊं बोल के ओ नशा मिल रहा है, तो हमारी पुलिस को क्यों नहीं पता? और पूरे यंगस्टर म्याऊं म्याऊं बोलते हैं, वो फट से उनको पुलिया एक्चुअली बन जाती ट्रेंड है। बहुत तेज़ी से चेंज हो रहा है। अब जो प्लांट बेस्ड नशे थे, उन पे ना जाके, और क्योंकि गवर्नमेंट थोड़ी अभी एक्टिव भी हुई है, सीजिंग बस्टिंग बहुत हो रही है, तो अब लैबोरेटरीज़ में सिंथेटिक नशे चल रहे हैं, जैसे म्याऊं म्याऊं हो गया, हुँ। एक्सटेसी, वो एक एमडी, कुछ एक एमडीएमए। पाइप टाइप कुछ हाँ, लेते हैं, हाँ, वो भी हो गया। हाँ। वो बच्चे बैग में लेते हैं और किसी को पता नहीं चलता। वेपिंग जो, हाँ, हाँ, हाँ। ई-सिगरेट्स और वेपिंग ई-सिगरेट्स, मशीन्स हाँ, बड़ी हाँ। आसानी से मिल जाती हैं और कई बार इसमें भी नशा मिलाया जाता है और ईज़ी इनकी टू कैरी है। मैन्युफैक्चरिंग हाँ। ही प्लांट क्यों बन रहे हैं ना, वहाँ पे क्यों नहीं, इंडिया लाइसेंस में तो नहीं बैन है? कर दिया गया, बट ये बाहर से और बाहर इनका से वही मैंने ट्रांसपोर्टेशन बोला ना ऐसा कि है। इतनी हाँ, इजीली मिली जा रही हैं चीजें, तो भाई आम नागरिक तो अपनी दैनिक हाँ, दिनचर्या में, अपने कामकाज में, शासन प्रशासन का, पुलिस का ही तो काम है कि ये चीजों को रोके, सही तभी है। तो आप उस जगह मुस्तैद हैं। आपकी नौकरी उस लिए है। अब आप ही अपनी निभाएंगे नहीं ड्यूटी, तो फिर आम नागरिक ये सारी चीजें छोड़ के वो बेचारा क्या क्या कर लेगा? अच्छा दीदी, अगर कोई महिला नशे में पड़ जाती है और एडिक्शन तक पहुँच जाती है, तो भी कई बार हमने ऐसा देखा है कि परिवार छुपाते हैं उसे। उन्हें ये लगता है कि समाज में हमारी बदनामी होगी, इसकी शादी नहीं हो पाएगी और समस्या बड़ी होती जाती है। कई बार मेंटल केसेज़ इस तरह के बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, इस तरह के इश्यूज़ होते हैं या फिर अपराध जन्म लेता है इन सब चीज़ों से। तो किस स्तर पे समाज को या परिवार को ये सोचने की ज़रूरत है कि अगर महिला भी है और अगर वो एडिक्शन में जा रही है, तो समय रहते उसका ट्रीटमेंट कराना ज़रूरी है? बिल्कुल ये सही बात है समर जी कि अगर किसी परिवार की महिला नशे में आ जा रही है, मतलब पूरा परिवार 2 3 4 पीढ़ियां नष्ट हैं, तो अगर आ गई है किसी परिस्थितिवश, तो सबसे पहले तो घर परिवार वालों को उसको बहुत स्नेह देके और उसको समय देना चाहिए। क्योंकि ये नशे में आई क्यों? आपकी इग्नोरेंस थी, तभी तो वो उस तरफ बढ़ी, नहीं तो किसी क्रिएटिविटी, किसी काम में, पढ़ाई लिखाई किसी में भी लगती, तो उसका अपना एक अलग जुनून होता है, उसका एक अपना नशा सही। होता है काम करने का। पर उसको अगर नशे की तरफ वो बढ़ गई है, तो उसको सबसे पहले तो परिवार को ही संभालना होगा। और बिल्कुल ये बात की फ़िक्र नहीं करें, बिल्कुल ये चिंता ना करें कि अगर समाज में पता चलता है तो क्या होगा। अरे समाज ज़रूरी कि हमारे बच्चे की लाइफ ज़रूरी है, उसकी पूरी ज़िंदगी ज़रूरी है। बिल्कुल मुखर होके डॉक्टर को दिखाइए, बहुत से सेंटर हैं वहाँ जाइए, बहुत सी संस्थाएं जो काम कर रही हैं वहाँ जाइए। और धीरे धीरे, एक आप ये सोचें कि 2 दिन में अरे इसमें कोई चीज़ नहीं आई, डांट रहे हैं, टॉर्चर कर रहे हैं, वो और ज़्यादा कहीं ना कहीं से नशा करेगा। वो टॉर्चर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके साथ बहुत मितव्ययता से उस वजह की जड़ तक जाने की बहुत ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ें सामाजिक तौर पे बहुत गंभीरता के साथ और यही समग्रता के साथ ही सोचनी होंगी कि हमारा अगर घर परिवार की बेटी है और वो नशे की तरफ बढ़ गई है, तो उसको सँभालना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि वो बच्ची फिर बहुत ही गलत, उस बच्ची का बहुत ही भविष्य जो है ना, बहुत दुर्दान, बहुत ही दुखद हो जाता है। उसको जब ज़्यादा नशे में आ जाएगी, उसको होश ही नहीं रहेगा, सड़कों पे कपड़े फाड़ती हैं ये लड़कियाँ, चिल्लाती हैं, बहुत मारती केसेस है। हैं। इनको कुछ समझ आता नहीं, कोई भी उठा के ले जा रहा है, कहाँ गायब हो गई। तो अपनी बच्ची है, उसके भविष्य का हमको ही सोचना है, तो बहुत इमोशनल फैक्टर होता है उसमें। सबसे ज़्यादा माँ
और अगर बहुत से घर परिवार में माएँ नहीं होती हैं, ख़त्म हो जाती हैं, फादर सिंगल हैं, तो फादर को भी सोचना चाहिए कि मेरी बच्ची है। तो इस चीज़ सही। को तो बहुत बहुत ही गंभीरता से और प्यार के साथ इन चीज़ों को संभलना चाहिए, और लड़कियां संभल जाती हैं फिर, क्योंकि वो कहीं ना कहीं दुखी होती हैं और उनको वही है, इजी रास्ता दिखता है, खुद को नशे में धीरे धीरे ढाल लेती हैं, फिर वो सोचती हैं कि ये समस्या ख़त्म हो गई, पर खत्म जबकि वो ख़त्म नहीं होती है, और समय के साथ बढ़ रही बढ़ है, आप जाती है। अवॉइड करते जा रहे हो पर समस्या बिल्कुल, तो वहीं की वहीं है। बिल्कुल, और गंभीर हो जाती है। अच्छा दीदी, एक चीज़ और है, आजकल का जो हमारा सामाजिक परिवेश है इसमें जिस तरह का लाइफ़स्टाइल हो गया है, जिस तरह की ओपननेस हो गई है, तो बहुत सारे केसेस ऐसे बड़े आम हैं जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के या फिर पति या पत्नी किसी दूसरे के साथ संबंध में है, और कई बार ऐसी स्थिति देखी जाती है कि बात हत्या तक पहुंच जाती, पति या पत्नी में से कोई अपने जीवन साथी की हत्या कर देता है। तो ये किस तरह की मानसिकता पनपती है? क्या उस रिश्ते से अलग हो जाना ठीक नहीं है? अगर आप किसी के साथ संबंध में हैं, आप खुश नहीं हैं अपने जीवन साथी से, तो बेहतर ये नहीं है कि हम उस रिश्ते को छोड़ें, अलग हो जाएँ? बिल्कुल सही बात है कि आप देखिए, इसमें वही बात है कि आप उसको जेंडरी वो इमोशनली और इन चीज़ों को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। हुँ, अगर महिला भी इस तरह के अपराध में हत्याएँ कर रही हैं, शोषण कर रही हैं पुरुषों का, तो वो भी उस अपराध की भागीदार हैं और वो सज़ा की भी वो हैं। अब जैसे अगर कोई संबंध अच्छा नहीं चल रहा है और पति या पत्नी उस संबंध से अलग हो रहे हैं और वो अपनी राह खुद अलग चुन रहे हैं या किसी और के साथ उनका अफेयर है, तो पहले तो उस अफेयर के साथ भी आप कितनी खुश रहेंगी, ये चीज़ भी दोनों के लिए, मतलब चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सही। कि उस अफेयर के साथ भी कितने दिन आप खुश रह पाएंगी। और बहुत सारे साधन हैं, आप तलाक ले लीजिए, कानून की सहायता ले लीजिए, बच्चों का सोच के, बहुत सारी चीज़ों में बच्चों का सोच के म्यूचुअल सेपरेशन कर लीजिए, आप अपनी म्यूचुअल एग्रीड चीज़ों पे तैयार हो जाइए और आप सेपरेट हो जाइए। किसी न किसी, मतलब ये हिंसा की तरफ बढ़ना और आपराधिक उसमें फिर क्या होगा, आप तो अपराधी बन जाएंगी, आप जेल जाएंगी, बच्चे बेचारे बाहर हैं, उनका क्या होगा, और जिसके साथ आपका अफेयर है वो भी इसमें इन्वॉल्व हो जाता है, वो भी अपराधी हो जाता है, तो सारी जिंदगियां एक साथ तबाह, ओवरऑल सारी चीज़ें ख़त्म ही हो खत्म ही जाती हो हैं ना। जाती हैं। आप वो इंसान करता तो सब कुछ अपनी खुशी के लिए, अपनी शांति के लिए, सुकून के लिए है, बट बदले में होता क्या है ना, चाहे वो नीले ड्रम वाला केस हो हाँ, या इंदौर का सोनम वाला केस हो, बिल्कुल। कई ज़िंदगियाँ बर्बाद हो जाती हैं और हासिल कुछ नहीं होता है हाँ, इससे। इसमें यही है समझदार, ये नहीं तो ये जो ये मानसिक स्थिति है ना कि हम क्यों किसी को मारना भाई, क्यों इस सही। अपराध की तरफ बढ़ना, किसी की ज़िंदगी को आप ख़त्म कर रहे हैं, तो ये किस क्रूएल्टी का, मतलब इनका दिल कितना पत्थर होता होगा ऐसे लोगों का। तो ऐसी चीज़ों को तो अपने घर, मतलब फैमिली में भी पेरेंट्स को धीरे से पेरेंटिंग भी वैसी ही करनी चाहिए। बच्चा सॉफ्ट मिट्टी होता है, उसको आप जिस तरह मोल्ड करेंगे वो उसी तरह धीरे धीरे मोल्ड हो जाएगा। यही पेरेंटिंग है कि आपका बच्चा बड़ा होके एक देश का अच्छा नागरिक बने, उसके दिल में समाज के लोगों के प्रति अच्छी भावनाएं हों, वो कर्मशील हो, क्रियाशील हो, किसी भी आपराधिक मनोवृत्ति में जाने से पहले 50 बार चीज़ों का आकलन करे, सही। तभी तो हम एक अच्छा बच्चा, मतलब एक देश का अच्छा नागरिक अपने देश को देंगे। अगर पेरेंट्स में कहीं ना कहीं इस तरह की प्रवृत्ति होती है, वो बच्चे अडॉप्ट करते हैं, वो भी स्ट्रांग हो जाते हैं। तो मैं तो ये भी कहती हूँ कि माँ बाप को 50 बार बच्चों से शादी, किसी की ज़िंदगी तबाह करने से, शादी करने से पहले पूछना चाहिए कि भई आप बता दीजिए, हमारी मर्ज़ी से हम अगर किसी को ढूँढ रहे हैं आपके लिए, तो आप बता दीजिए आप खुश हैं, नहीं हैं। अगर लड़की कहती है नहीं करनी मुझे, तो वहीं स्टॉप कर दीजिए। किसी की ज़िंदगी सही। से खेलने का मतलब माँ-बाप को भी अधिकार नहीं है। तो ये पेरेंट्स की भी बहुत बड़ी गलती होती है। बाकी ये जो ये इस तरह का ट्रेंड चल रहा है मारने का, ये तो आप देखिए ना, ये बढ़ता जा रहा है, इस पे लगाम नहीं लग रही, नए-नए तरीके आ गए। अभी पूना वाला केस देख लीजिए, हाँ, वो कितना मिस्टीरियस और कितना डेंजरस है। वो तो बहुत छोटी लड़की है, उसने इतना बड़ा अपराध कर दिया। जो इंसान आपके लिए सब कर रहा है, उसके लिए आप इस तरह के हो गए। भाई मत करो, मतलब किसी की ज़िंदगी तबाह मत करो ना, उसको ख़त्म करो। आप उस रिश्ते से सच कह के निकल जाओ, निकल जाओ। तो आपकी सही। भी ज़िंदगी नहीं खराब होगी। अच्छा एक दीदी, इसी से मेरा एक सवाल था। मान लीजिए आपका बेटा अगर शराब पीता है और वो बहू को मारता है या अपनी पत्नी को मारता है, तो आप किसका पक्ष लेंगी, बेटे का या बहू का, और क्यों? देखो, डेफ़िनेट है कि अगर गलत बेटा भी है, तो मैं गलत का पक्ष कभी नहीं लूँगी।
अगर मेरी बहू के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं तो मैं अपनी बहू के साथ खड़ी होंगी, मेरे मानवीय संवेदनाओं के साथ खड़ी होंगी, उसके अधिकारों के लिए खड़ी होंगी। क्योंकि अगर हम ही अपने घर परिवार में, अगर बेटे को मैं इस प्रवृत्ति के लिए और मोटिवेट करती हूँ, उसका साथ देती हूँ, तो मैं अपना घर परिवार खुद ही तबाह कर लूँगी। जहाँ उसकी शुरुआत वैसे तो कभी ऐसी होगी नहीं, पर अगर होती है तो ऐसी शुरुआत को ही शुरू में से ही, मतलब मूल से ही हटा देना चाहिए। और डेफिनेट है कि मैं अपनी बहू का ही साथ दूंगी, मैं गलत व्यक्ति का कतई नहीं दूंगी साथ, चाहे वो मेरा बेटा हो, पति हो, कोई और भी हो। अच्छा दीदी, आपके सामने कोई अगर ऐसी महिला आती है जो बोलती है कि उसका हस्बैंड शराब पीता है, 2 बच्चे हैं और वो उस रिश्ते को बचाना चाहती है ना? पर नशा भी छुड़ाना है, साथ में बच्चों की भी ज़िम्मेदारी है, आर्थिक परेशानियाँ अपनी जगह हैं और वो कोई डिसीज़न नहीं ले पा रही है, तो ऐसी महिला को आप क्या सलाह देना चाहेंगे? देखिए, मेरे पास बहुत आती हैं ऐसी महिलाएं। तो सबसे पहले तो मैं मेंटली इन महिलाओं को ही तैयार करती हूँ, क्योंकि इनको हमको बहुत स्ट्रांग बनाना है। ये कहीं ना कहीं मानसिक तौर से कमज़ोर होती हैं, तभी तो दूसरों की सहायता ले रही हैं, बिचारी बन रही हैं। सही। तो इनकी मानसिकता को हमको बहुत स्ट्रांग करना पड़ेगा, इनको रास्ते दिखाने होंगे, इनका सहारा बनना होगा, इनको ऐसी संस्थाओं के साथ जोड़ना होगा और इनके बच्चों की भी काउंसलिंग करनी होगी। क्योंकि बच्चे, देखिए, बच्चे अगर माँ परेशान है तो डेफिनेटली कि बच्चे भी परेशान होंगे, तो बच्चों को भी स्ट्रांग बनना होगा। अगर वो अपने पापा को नशे की लत से दूर ले जाना चाह रहे हैं, बच्चों को भी पापा जब होश में रहते हैं तब बहुत प्यार से बच्चों को समय देना है। पत्नी को भी जब वो होश में है तो अप एंड डाउन सिखाने, इन केस अगर वो नहीं भी समझता तो थोड़ा समय लीजिए। अगर वो बहुत ज़्यादा उस प्रवृत्ति में जाके और जानवर बन रहा है तो सेंटर्स का सहारा लीजिए। सही। बहुत सारी दवाइयाँ हैं, बहुत सारे ऐसे साधन हैं जिससे आप अपने पति को इन चीज़ों से दूर ले जा सकती हैं। समय ज़रूर लगेगा, उसके लिए आपको मेहनत करनी होगी। आप इन चीज़ों को मतलब पल्ला नहीं झाड़ सकती, मैं बेचारी हूँ, मैं बेचारी हूँ। ये बेचारापन तो बिल्कुल औरत को होना ही नहीं चाहिए। भई हमारे देश की वीरांगना है जिन्होंने बड़ी-बड़ी सेनाओं को परास्त कर दिया, तो आप अपने एक पति की प्रवृत्ति नहीं बदल सकती हैं, बिल्कुल बदलनी होगी। अगर आप अपने परिवार से, अपने पति से, अपने बच्चों से प्यार करती हैं और सामाजिक ताने-बाने को सुधारना भी चाहती हैं, क्योंकि हमारी पारिवारिक ज़िम्मेदारी के साथ हमारी सामाजिक नैतिक ज़िम्मेदारी भी है कि हम अपने समाज को एक अच्छा वातावरण दें। अगर हम अपने पुरुष को ही नहीं कंट्रोल करेंगे, पड़ोस की महिला को छेड़ेगा, पड़ोस की बच्ची को छेड़ेगा, किसी आदमी के पैसे लूटेगा, तो ये हमारी भी मॉरल सही। ज़िम्मेदारी है कि हम महिलाओं को इन प्रवृत्तियों के लिए मुखर होके आगे आना होगा और स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। अपने बच्चों की मानसिकता को भी आपको समझना होगा और उन बच्चों को भी स्ट्रॉन्ग बनाना होगा सही। कि हम अपने पापा को इस प्रवृत्ति से दूर ले जाएंगे। उसके लिए हम समय लेंगे। और इसके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है ना दीदी कि एक सर्टेन पॉइंट पे इंसान को ये समझ में आए कि अब परिस्थिति हाथ से बाहर निकल रही है या फिर ये एडिक्शन में जा रहा है, तो इस समय पे हमें हेल्प लेना ज़रूरी है। बेसिक प्रॉब्लम यहीं पे आती है कि पहले तो हम ये सोचते हैं कि भाई इसकी अपनी चॉइस है और ये छोड़ना नहीं चाह रहा है, या फिर मैं क्या कर लूँगी, मेरे कहने से क्या हो जाएगा। हम स्टेप लेने से या फिर पहले इनिशिएट करने से डरते हैं और उसकी वजह से कई बार समस्या बहुत ज़्यादा बड़ी हो बढ़ जाती है। तो जाती हमें है। इतनी अपनी सोच जो है वो भी डेवलप करनी होगी कि ये नशा करना एक हद तक ठीक है, जब शौक में इंसान शुरू कर देता है किसी अदर पीयर प्रेशर में या फिर अपने तनाव को कम करने के लिए, बट एक समय बाद ये अब नियंत्रण से बाहर हो रही है और उस समय ये बीमारी है और बीमारी का इलाज ही होता है, इलाज ये ही समझना समाधान, ज़रूरी है। बिल्कुल। और मैं तो कहती हूँ कि इसमें तो पूरे परिवार को महिला का साथ देना चाहिए। हमारे यहाँ आज भी इंडियन ट्रेडिशनल जो वैल्यूज़ हैं उसमें सासें बहुत हावी होती हैं और कहीं न कहीं बहू को जब लाती हैं तो अपना राइवल समझ के लाती हैं। और सही। अगर पति, उनका बेटा जो है वो अगर पुरुष उस घर का शराब पी के अपनी पत्नी को टॉर्चर करता है तो सासें भी सैटिस्फाई होती हैं कि बहू को कंट्रोल में रख रहा हाँ। है, ये बात बोलेगी नहीं। ये बहुत गलत बात है। भई आपका बेटा है जो नशे में और अपनी पूरी ज़िंदगी तबाह कर रहा है। आज अपनी आपकी बहू को टॉर्चर कर रहा है, कल बहू ने उठा लिया हाथ, तो ना आप बचेंगे, ना आपका समाज बचेगा, बच्चे को तो आपने बर्बाद कर ही दिया है। तो सही। मैं बोलती हूँ महिलाओं की बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है कि वो मॉरली और सामाजिक तौर पे भी इस चीज़ को बिल्कुल लड़ें। एक गुलाबी गैंग से मैं मिली थी। एक, संपत जी। हाँ, वो हमारा भी सम्मान था वहाँ हाँ। पे और वो गैंग भी आया हाँ। था। तो मैं बात वही जिज्ञासा थी कि ये कैसे तुम लोगों ने शुरुआत की? हाँ। बोले कोई क्या शुरुआत करनी, डंडे उठाए, हो गए शुरू, मारना शुरू कर दिया। वो डर गए जैसे हम डरती थी,
हम सब ने भी किया, और डंडे जिस दिन हमारे चले वो शराब वराब पीना सब भूल गए। तो ये ये बोल्डनेस होना आनी चाहिए, चाहिए। मतलब महिला के अंदर उतना कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि आप अगर गलत करते हो तो उसको सुधारूंगी मैं कोई सही, वैसे गलत नहीं कर रही हूँ, पर सुधारने के लिए तो मुझे कहीं ना कहीं स्ट्रांग होना पड़ेगा। सही। ठीक है, आज की इस चर्चा को हम यहीं ख़त्म करते हैं। अंशु जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने जो हमें इतना समय दिया और इस गंभीर मुद्दे पर अपनी बात रखी। आज की बातचीत शायद कुछ लोगों को बुरी लग सकती है। इसमें कुछ बातें ऐसी हैं जो शायद आपको चुभें भी। लेकिन कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिन्हें पूछना ज़रूरी होता है, क्योंकि ऐसे सवाल अगर नहीं पूछे जाएँगे, तो ना ही नशे में डूबे हुए इंसान के ज़मीर को जगाने का कोई रास्ता बचेगा और ना ही समाज सोचने पर मजबूर होगा। हमें ये भी याद रखना चाहिए कि नशा समस्या है, लेकिन हिंसा उसका समाधान नहीं। रिश्तों में तनाव है, लेकिन हत्या उसका समाधान नहीं। शादी महत्वपूर्ण है, लेकिन किसी की ज़िंदगी और सम्मान से बड़ी नहीं है। हमारा उद्देश्य किसी महिला या पुरुष को या इस समाज को दोषी ठहराने का नहीं है, बल्कि परेशानी की जड़ को एड्रेस करने का है। क्योंकि स्थायी समाधान तभी संभव है जब समस्या को जड़ से खत्म किया जाए। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि इस विषय पर समाज में खुलकर बातचीत होनी चाहिए, तो इस पॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि शायद किसी घर में अभी भी कोई महिला चुपचाप हिंसा सह रही हो और कोई पुरुष नशे में अपना परिवार खो रहा हो। तो ये ज़रूरी हो जाता है कि उसे बातचीत का एक मौका दिया जाए। धन्यवाद।